कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस कर लिया था, हमारा टॉपिक था परावर्तन। उसमें लास्ट जो बात मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि जो परावर्तन है उस पर आधारित जो उपकरण है वो है हमारा दर्पण। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि दर्पण कांच का भाग है। दर्पण कांच का भाग है और जिसकी एक सतह पर क्या की गई हो, कांच का भाग, और जिसकी एक सतह पर क्या कर दी गई हो, पॉलिश की गई हो। जिसकी एक सतह पर क्या की गई हो बेटा, पॉलिश की गई हो, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। जिसकी एक सतह पर क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। देखो सबसे पहले मान लीजिएगा कि ये मेरे पास एक कांच की पट्टिका थी, समतल पट्टिका थी, ट्रांसपेरेंट थी, पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका है। और इस कांच की पट्टिका पर बेटा मैंने क्या किया, पॉलिश कर दी। कांच की पट्टिका पर मैंने क्या कर दी बेटा, पॉलिश कर दी। अब पॉलिश करने पर तो ये वाला जो भाग है इसको तो हम कहेंगे पॉलिश वाला भाग, पॉलिशदार भाग। ठीक है, इस पॉलिशदार भाग के सामने वाला ये वाला जो पृष्ठ है इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ। तो इस तरीके से हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हम दर्पण को रिप्रेजेंट करेंगे तो समतल दर्पण जो है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पीछे वाला भाग आपका पॉलिश वाला भाग, और इससे जो आगे वाला जो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और दर्पण जब भी हम रेखा चित्र के अंदर लेंगे तो इस तरीके से हम समतल दर्पण को इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दर्पण जो है वो कांच का भाग होता है जिसकी एक सतह पर क्या कर दी गई हो, पॉलिश कर दी गई हो। और पॉलिश के जो सामने वाला तल, पॉलिश वाले भाग से सामने वाला जो तल है उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कहता है कि अध्ययन की दृष्टि से दर्पण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है बेटा, दर्पण दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हेडिंग हम डाल सकते हैं, यह देखिएगा। तो दर्पण यहाँ पर कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का हुआ, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पुराना टॉपिक है। दर्पण दो प्रकार के हैं। नंबर एक है आपका समतल दर्पण, नंबर एक होता है समतल दर्पण, और नंबर दो है आपका गोलीय दर्पण। नंबर 2 है गोलीय दर्पण। नंबर एक है समतल दर्पण, नंबर 2 है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, तो हमने कहा समतल कांच की पट्टिका का भाग जिसकी एक सतह पर क्या की गई हो बेटा, पॉलिश की गई हो, पॉलिश की गई हो। बनेगा दर्पण तभी बनेगा जब एक भाग पर क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो। तो दर्पण के लिए हम लिख सकते हैं कि कांच प्लस साथ में क्या होना चाहिए, पॉलिश, तो ही वो क्या बनेगा, दर्पण बनेगा। दर्पण कांच का भाग और जिसके एक सतह पर क्या कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, तो दर्पण कांच और पॉलिश। ठीक है। अब समतल दर्पण का प्रदर्शन जो है वो अभी मैंने बताया, समतल दर्पण को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समतल दर्पण को इस तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका ये वाला जो पृष्ठ है जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ये जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी पॉलिशदार तल के या पॉलिशदार सतह के सामने वाला जो तल है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और ये जो दर्पण आपका बना ये है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा, समतल दर्पण। ठीक है। अब आ जाइए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कांच के, गोलीय दर्पण जो है वो कांच के खोखले गोले का भाग, कांच के खोखले गोले का भाग। दूसरी बात क्या, जिसकी बाह्य या आंतरिक सतह पर क्या की गई हो, जिसकी बाह्य या आंतरिक
सतह पर क्या की गई बेटा, पॉलिश की गई हो, पॉलिश की गई हो। करेक्ट बात, ओके। अब यहां पर देखिए, तो मैंने क्या कहा कि पॉलिश के आधार पर जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का है। तो ये आपका एक क्या हो गया, खोखला गोला ले लिया हमने। इस खोखले गोले को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको हमने ऐसे काट लिया, इसके दो भाग बन गए बेटा, ऐसे दो भाग बन गए। अब इसमें पॉलिश करनी है हमको, तो पॉलिश करनी है तो एक बार तो हम बाह्य सतह पर पॉलिश कर देंगे, है कि नहीं, बाह्य सतह पर पॉलिश करेंगे, और एक बार हम आंतरिक सतह पर पॉलिश करेंगे। किस पर पॉलिश करेंगे, आंतरिक सतह पर पॉलिश करेंगे। करेक्ट बात। अब यहां पर क्या है, तो जो बाह्य सतह पर पॉलिश की गई है इसको हम कह रहे हैं, कौन सा दर्पण होता है ये, अवतल दर्पण। तो इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया, दो पार्ट बन गए इसके। ठीक है, अगर बाह्य सतह पर पॉलिश कर दी गई हो तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब यहां पर देखो, अगर मान लीजिए यहीं से मैं उस बात को भी समझा देता हूं, ये है आपका सेंटर, तो वो कहता है कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, वक्रता केंद्र की ओर होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, वक्रता केंद्र की ओर है, उसे हम कह रहे हैं अवतल दर्पण। इसमें आ जाओ, उत्तल दर्पण। तो हमने कहा कि एक तो पॉलिश जो है वो अंदर की तरफ होगी, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ, बेटा पॉलिश अंदर है तो परावर्तक पृष्ठ इधर होगा कि नहीं होगा, तो बाहर की तरफ होगा। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र से बाहर की ओर होता है, दूर होता है, उसे हम कहते हैं कौन सा दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस तरीके से दर्पण जो है वो दो प्रकार के हैं। दर्पण को सामान्यतः हम दो भागों में बांट लेते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण, नंबर दो होता है आपका गोलीय दर्पण। सबसे पहले समतल दर्पण समतल कांच की पट्टिका का भाग होता है जिसकी एक सतह पर क्या की गई होती है, पॉलिश की गई होती है। नंबर टू गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग जिसकी बाह्य या आंतरिक सतह पर क्या की गई हो, पॉलिश की गई हो। की गई पॉलिश के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, नंबर दो होता है उत्तल दर्पण। कांच के खोखले गोले को जब बीच में से काटेंगे और फिर उस पर पॉलिश करेंगे तो यदि बाह्य सतह पर पॉलिश की गई हो तो वो बनेगा अवतल दर्पण, आंतरिक सतह पर पॉलिश की गई हो तो वो बनेगा उत्तल दर्पण। यह मैंने दूसरी डेफिनेशन बताई कि ऐसा दर्पण जिसमें वक्रता जो परावर्तक पृष्ठ है वो वक्रता केंद्र की ओर है तो वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण, और जिसमें परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र से दूर है उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आती है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला नंबर 1 देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आगे आपको काम आएगा इसलिए इसका जिक्र मैं कर रहा हूं। प्रकाश का आपतन। प्रकाश का जो आपतन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। जो दूसरा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, और वैसे हिंदी में समझे तो स्पर्श रेखीय आपतन। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। अभिलंब आपतन का मतलब ये आपका पृष्ठ है, और याद होगा जब अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया था परावर्तन का तो ये लाइन जो मैंने बनाई थी ये अभिलंब था। अब वो कहता है कि एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण इस अभिलंब पर आपतित होती है। ठीक है, अब ये टकराती है, ये जो है कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण, जो आ रही है वो आपतित किरण है। अब ये टकराई और टकराने के बाद ये इसी अभिलंब पर वापस लौटेगी,
यानी जो जाएगी वापस, अलग अलग नहीं होगी, ये एक ही है, अलग आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये आपका हो गया कौन सा, परावर्तित किरण। तो यदि प्रकाश का परावर्तन अभिलंबवत आपतन होता है तो इस स्थिति के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, एंगल जो है वो अभिलंब से ही नापा जाता है। अब आपका अभिलंब ये है और यहीं पर आपकी आपतित किरण आ रही है, तो इसका मतलब आपतन कोण आई बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0। फिर क्या था, यहाँ पर परावर्तित किरण थी और ये भी यहीं चली गई, तो इसका भी क्या मान होगा, 0। या तो ऐसे समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि परावर्तन का ये नियम है कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। तो इसका मतलब आई बराबर आर बराबर 0। तो अभिलंब आपतन के अंदर आई बराबर आर बराबर कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। करेक्ट बात। अब आ जाइए स्पर्श रेखीय आपतन। अब वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, और इस पर प्रकाश का जो आपतन है वो कुछ इस तरीके से है, प्रकाश का आपतन इस तरीके से है। अब ये जो किरण थी, ये है आपकी आपतित किरण, और ये जो बाहर निकली ये परावर्तित किरण, और इन दोनों को डिवाइड करने वाला ये जो है ये क्या है, अभिलंब। अब यहाँ पर ये एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि स्पर्श रेखीय ग्रेजिंग इंसिडेंस के अंदर आई की वैल्यू कितनी, 90, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल 90 डिग्री, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिव रेज एंड इंसिडेंस नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी कितना है, 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे अपन आपतन कोण बोलते हैं। तो इसमें एंगल कितना, 90, और ये एंगल भी कितना है, 90। तो इसका मतलब आई बराबर आर बराबर कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट एक जिक्र आएगा बार बार, एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। दर्पण के सामने जो वस्तु हम रखते हैं उस वस्तु को बोला जाता है बिंब, और उस वस्तु की आकृति जो है वो दर्पण में बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। तो मेरा अगला जो पॉइंट है, जो बात मैं जिसका जिक्र करूंगा वो है आपका प्रतिबिंब। क्या है बेटा, प्रतिबिंब है। वो क्या है, प्रतिबिंब है। ध्यान दें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखिएगा कि जब ये दर्पण हो गया, दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। इस वस्तु का आकृति जो है, हालांकि इसके अंदर ही बनती है, पीछे नहीं बनेगी, ऐसे इसके अंदर ही है। तो अपन क्या कहेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है, ये आकृति जो है इस दर्पण के अंदर बनेगी। तो ये जो है ये तो कहलाता है बिंब। जो आकृति बनी ये हो गया प्रतिबिंब, और किसके द्वारा बनी, ये है दर्पण, है या ना। तो वो कहता है कि जब, परिभाषा क्या है प्रतिबिंब की, कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बनती है, और उस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस आकृति को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का है बेटा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है, नाम सुना होगा, आभासी प्रतिबिंब। नंबर एक होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर 2 होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 1 होता है आभासी प्रतिबिंब और नंबर 2 होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ तो इधर आ जाइए आप। देखिए ये आपका दर्पण हो गया। अब दर्पण जहाँ पर रखा है, दर्पण जहाँ पर रखा है, इसके 2 क्षेत्र हैं, एक दर्पण से पहले और एक दर्पण के बाद। जो दर्पण से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक क्षेत्र, और दर्पण के बाद जो होता है वो होता है आभासी क्षेत्र। ठीक है बेटा। अब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपका प्रतिबिंब का निर्माण कौन से क्षेत्र में हो रहा है,
इस क्षेत्र में हो रहा है तो हम इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि आपके प्रतिबिंब का निर्माण कौन से क्षेत्र में हो रहा है, आभासी क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो यदि दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है या दर्पण से जो प्रकाश की किरणें टकराने के बाद परावर्तित किरणें यदि वास्तविक रूप के अंदर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और या निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए सीधी सी बात बेटा आप यही ध्यान रख सकते हो, ये ध्यान रख सकते हो कि यदि प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक क्षेत्र में हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और यदि प्रतिबिंब का निर्माण आभासी क्षेत्र में हो तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हम ले सकते हैं कि वस्तु अगर वास्तविक हो, प्रतिबिंब आभासी हो, या प्रतिबिंब वास्तविक हो, वस्तु आभासी हो, बहुत सारी कंडीशंस इसके अंदर डायग्राम में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो कुछ बातें जो अभी अपन पढ़ रहे थे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और ये है आपका आभासी प्रतिबिंब। अब इनके बारे में छोटी छोटी बातें मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट से। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। कैसा बनता है बेटा, उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तीसरी जो बात है, इनका जो आवर्धन है वो वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो नेगेटिव होगा और आभासी प्रतिबिंब का पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक जनरल बात थी जिसके बारे में हमने परिचर्चा की। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है हमारा समतल दर्पण। ठीक है बेटे, अगर आपको इस चैनल की पढ़ाई से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।